जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 21 अगस्त 2024 में बिहार पुलिस में पूछे गए कंप्लीट प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। यानी विभिन्न जोन से प्रश्नों को कलेक्ट किया गया और आपको एनालिसिस कराया जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम प्रश्नों को कवर किया गया। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में यानी 25 और 28 को, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न है रिपीट कर रहा है यानी उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 कहाँ से लाते हैं। यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण में जल और CO2 भाग लेता है, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो हम आपको बताए थे कि जो ऑक्सीजन है क्या है, सब प्रोडक्ट है। सब प्रोडक्ट कहना मतलब उत्पाद है, यानी उप उत्पाद है। तो जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के टूटने से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, जल के टूटने से। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल के टूटने से यानी जल से। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और एक और प्रश्न उसमें ध्यान रखिएगा। जो ग्लूकोज है क्या है, उत्पाद है यानी मुख्य उत्पाद है, और जो ऑक्सीजन है क्या है, उप उत्पाद है। यानी मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है और ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद है। ये भी आपको ध्यान देना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी वाला 2 राज्य कौन है। तो यहाँ पास क्या पूछा है, नीति आयोग का अनुसार पूछा गया है या 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पास कोई भी आंसर टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पास दिया नहीं गया। तो यहाँ पास अगर आंसर दिया भी गया होगा ऑप्शन में, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसके आधार पे पूछा गया था। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि सुवेरिन पादपों किस भाग में पाया जाता है। ये प्रश्न यानी रिपीट हो रहा है, ये प्रश्न पूछा गया। जो सुवेरिन पादपों के किस भाग में पाया जाता है, तो कॉर्क वाले भाग में पाया जाता है, यानी छाल। या तो वहाँ पास कोशिका भित्ति हो सकता है, या तो छाल यानी कॉर्क वाले भाग में पाया जाता है। या पौधों को बाहरी वातावरण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। पलायन कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को, अगर आप किसी भी वस्तु को फेंकिएगा तो क्या होगा, वस्तु यानी पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। यानी हम इसका जो परिभाषा ये कह सकते हैं कि वह मिनिमम वेग, यानी वह मिनिमम वेग जिस वेग से वस्तु को फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, तो उस मिनिमम वेग को हम बोलेंगे पलायन वेग। यानी अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के गति यानी वेग से फेंकिएगा तो वस्तु वापस नहीं आएगा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, यानी मिनिमम इतना। और इस सब कितना भी अधिक से फेंके तो बाहर तो जाएगा ही जाएगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी जिसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा उसका पलायन वेग का मान ज़्यादा होगा, और जिसका गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा उसका पलायन वेग का मान कम होगा। तो सबसे अधिक जो पलायन वेग का मान होता है किस ग्रह का होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बृहस्पति का होता है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की भाषा कौन सी है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो भाषा है कौन सी है, यहाँ पास अरबी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, एक मैथ का प्रश्न है कि 50 मीटर ऊंचाई वाले बिजली के एक खंभे से जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो दूरी क्या होगा, यानी दोनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पास या तो यानी जो कैंडिडेट के द्वारा जो प्रश्न बताया गया जो यहाँ पास, इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व करिएगा तो यहाँ पर इस तरह से आपको सोल्व करना पड़ेगा कि जो यानी बिजली का खंभा हो जाएगा और यहाँ पास एरोप्लेन, यानी दोनों समान ऊंचाई पे, यानी जितना खंभा की ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई पे एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ही इसका आंसर यहाँ पास निकाला जा सकता है जितना डाटा दिया गया। तो यानी दोनों का समान ऊंचाई पे अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो इसके सामने यहाँ पास अगर एरोप्लेन उड़ रहा है यानी इसके सामने खंभा के, तो यहाँ से इसका अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, और हाइट समान है तो 50 मीटर इसका भी हाइट हो जाएगा। दोनों के बीच दूरी पूछा गया तो दूरी हो जाएगा x। जब आप इसको निकालिएगा तो लंब बटा आधार, तो लंब कहने का मतलब 50 दिया गया, आधार x हो जाएगा, यही तो दूरी हो जाएगा।
तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसको देखिएगा तो 50/x, क्योंकि लंब 50 हो जाएगा, आधार x कहने का मतलब यही निकालना है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसको क्रॉस जब मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर 50√3 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि x के पावर 4 माइनस x² + 2 की घात क्या होता है, यानी पावर क्या होता है। तो इसका जो घात होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा वही घात हो जाएगा। तो x के पावर 4, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4, यानी जो सर्वाधिक पावर वाला हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि वर्षा जल का pH मान क्या होता है। तो वर्षा जल का अगर pH मान देखिएगा तो ये थोड़ा अम्लीय होता है वर्षा जल का pH मान, यानी 5.6 दिया गया होगा या तो फिर दिया गया होगा 5.0 से लेकर यानी 5.5, यानी 5 से लेकर 5.5 के बीच, या तो ये दिया गया हो या तो 5.6। और इसी को अगर पूछ देता अम्लीय वर्षा जल, यानी अम्लीय वर्षा जल पूछ देता, तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा जल पूछता तो आंसर क्या हो जाता 5.6 से कम, यानी 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको अम्लीय वर्षा जल बोलेंगे, यानी इससे जैसे ही कमेगा तो उसको बोलेंगे अम्लीय वर्षा जल। या तो 5.5 से कम जाएगा, क्योंकि इतना के बीच भी हो सकता है और ये भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से जीव स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी कहने का मतलब जो बच्चे को जन्म देता है, यानी जो बच्चे को जन्म देता है वो क्या हो जाएगा स्तनधारी हो जाएगा। जैसे मानव हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा स्तनधारी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति के दौरान रूस के प्रधानमंत्री कौन थे। तो व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी जो पुल है ढोला और सदिया किस नदी पर है। तो जो भारत की सबसे लंबी पुल है ढोला और सदिया, इसको हम लोग भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है, यानी भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सीवी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था और किसके साथ मिला था। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, 2019 में मिला था। तो यहाँ पर लोहित नदी पर स्थित है। लोहित किसका उपनदी है। तो ब्रह्मपुत्रा का क्या है लोहित उपनदी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्रा का ये लोहित उपनदी है। तो यहाँ पर देखिए किस नदी पर है स्थित, लोहित नदी पर स्थित है। और ये जो लोहित नदी पर स्थित है और इसका जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर, यानी भारत की सबसे जो लंबी पुल है उसका जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर और किस नदी पर स्थित है लोहित नदी पर। और इसको भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है या ढोला और सदिया पुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति कहने का मतलब इन्फ्लेशन होता क्या। इन्फ्लेशन कहने का मतलब अगर मार्केट में, यानी मार्केट में जो तरलता है अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन कहने का मतलब आम बोलचाल के भाषा में लोग कह सकते हैं महंगाई। यानी महंगाई कैसे होगा जब मार्केट में तरलता अधिक हो जाएगा। तरलता कहने का मतलब मार्केट में पैसा जब अधिक हो जाएगा तो महंगाई अधिक होगा, और महंगाई को ही हम इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति कहने का मतलब क्या हो गया महंगाई अधिक, यानी मार्केट में तरलता बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि मुद्रास्फीति क्या हो तो मार्केट में तरलता बढ़ जाएगा, या तो फिर पूछेगा कि जो मुद्रा का क्रय शक्ति है कम हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु 5 रुपये में खरीद रहे थे वही अगर महंगाई हो जाएगा तो 10 में मिलेगा। इसका कहने का मतलब जो 5 रुपये में जिस चीज़ को पहले खरीदते थे वो 10 में खरीद रहे, इसका कहने का मतलब मुद्रा का जो वैल्यू है घट गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में मदद किसने किया। तो भागने में मदद किसने किया ऐसा तो कोई रिलेटेड दिया नहीं गया। क्या ऑप्शन में दिया गया था, तो जो जयप्रकाश नारायण थे दिवाली के दिन भागे थे। तो यहाँ पास क्या हो सकता है दिवाली हो सकता है, क्योंकि दिवाली के दिन जब पूरा मतलब पटाखा सब फूटा उसी दिन जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग जेल से भाग गए थे 1942 में, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो संबंधित है यानी समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44, और 21 में DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है अनुच्छेद 44, और 21 से संबंधित है समान सिविल संहिता। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कोसी की लंबाई है, तो कोसी की लंबाई एग्जैक्ट अगर दिया गया तो यानी 720 किलोमीटर भी हो सकता है, यानी 720 से लेकर 729 किलोमीटर, यानी जो भी दिया गया 720 किलोमीटर के आसपास वो आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, और ये भारत का सबसे खारा झील है, यानी जो सांभर झील है भारत का सबसे खारा झील है, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रश्न
यानी घुमा के भी पूछा जा सकता है। भारत का सबसे खारा झील सिर्फ पूछेगा तो सांभर झील, लेकिन प्रश्न पूछेगा भारत का सबसे बड़ा झील जो खारा झील है तो हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है, तो जो नीलगिरी पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में स्थित है, और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान है नीलगिरी, और ये जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है, और इसे पर्वतों का यानी पहाड़ों का रानी कहा जाता है नीलगिरी को। आप ये भी ध्यान दीजिएगा। और इस पे यानी चाय का भी खेती होता है। तो जो नीलगिरी स्थित है तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वहाँ स्थित है, यानी ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसको यानी दोनों के मिलन स्थल पर स्थित है, और इसको पहाड़ों का यानी रानी कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, पर्वतों का रानी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो गया में स्थित है। विक्रमशिला और नालंदा किस राज्य में स्थित है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यानी विक्रमशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय किस राज्य में पूछा गया तो बिहार हो जाएगा। अगर जिला पूछ लिया जाता तो विक्रमशिला भागलपुर में स्थित है, और नालंदा जो स्थित है, नालंदा किस जिला में स्थित है, तो जो नालंदा स्थित है नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, तो पूछा गया पुस्तक है, कौन सा पुस्तक पूछा गया, ये मिलान करना या कौन सा नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गोदान हो जाएगा, कर्मभूमि हो जाएगा, सेवा सदन हो जाएगा, और रंगभूमि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो सबसे पहले वो किए थे दादा भाई नौरोजी, और कितने किए थे 20 रुपया, और कब किए थे 1967-68 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि डेयरी हो गया, मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी इकोनॉमिक्स के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में उसको रखते हैं जो यानी प्राकृतिक साधन पर स्थित है, यानी पूरी तरह यानी डायरेक्टली कृषि से आधारित है, उस पर स्थित है। तो ये किससे हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा, यानी डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन। और दूसरा हो जाएगा यानी उद्योग से रिलेटेड हो जाएगा, और तीसरा यानी सेवा से रिलेटेड, कुछ भी यानी बैंक जैसे सेवा दे रहा है वो किससे हो जाएगा, तीसरा से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर, ये सब क्या सेवा दे रहे हैं, ये तीसरा से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, चाणक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी दे सकता है। और चाणक्य कौन थे, यानी किनके गुरु थे, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हम आपको समझाते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, जल होगा, उसके ऊपर बने सबसे पहले जल, फिर उसके बाद बनेगा थल, और फिर बनेगा विविधता। कहने का मतलब सबसे पहले जल था, तो धीरे धीरे फिर यानी स्थल बना, और स्थल पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं विविधता, यानी फिर बन जाएगा विविधता। तो आपको याद रखना कि पहले आता है मार्च, यानी 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 जून, ये जून का मई हो जाएगा। यानी लाइनें आपको याद रखना, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 22 मई और 22 मई हो जाएगा। सॉरी 22 पहले मार्च आएगा, मई बोल रहा है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इस तरह से आपको लाइनें से याद रखना। तो जो 22 मार्च को मनाया जाएगा सबसे पहले जल, तो यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस। उसके बाद आएगा 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल यानी उसके बाद क्या बनेगा, थल, यानी 22 अप्रैल को जो मनाया जाएगा विश्व, यानी यहाँ पे थल है, तो थल कहने का मतलब, तो 22 मार्च यानी थल कहने का तो हम बोल सकते हैं पृथ्वी, तो 22 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद आएगा मई, यानी 22 मई, तो पृथ्वी में पाया जाएगा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, तो बन जाएगा विविधता। तो 22 मई को मनाया जाएगा, यानी 22 मई को जो मनाया जाएगा विविधता दिवस मनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च, यानी विश्व जल दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है यानी बिहार दिवस, यानी जिस दिन जल दिवस मनाया जाता है उसी दिन 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि झूम कृषि किस प्रकार का कृषि है, झूम कृषि किस प्रकार का कृषि है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अटल सेतु कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना था, 1.33। तो इस तरह से ऑप्शन होगा एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट आंसर लगाइएगा। ये तो ऑप्शन इस तरह से भी दे सकता है, 1 के बराबर, 1 से कम, तो 1 से अधिक, इस तरह से देगा तो आंसर क्या हो जाता है, 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल माध्यम में, दोनों का अनुपात निकालिएगा तो वही आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज क्या हो जाएगा, थॉमसन।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का मंत्रिमंडल कब गठित किया गया था। तो जो बिहार का मंत्रिमंडल पहली बार जो गठित किया गया था 1937 में किया गया था, मोहम्मद यूनुस के सरकार के समय किया गया था, यानी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1937 में बिहार का पहला मंत्रिमंडल गठित किया गया था। 1937 मोहम्मद यूनुस, यानी मोहम्मद यूनुस पहले क्या बने थे, यानी उसमें प्रधानमंत्री बोला जाता था मुख्यमंत्री को, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 2011 में बिहार का जनसंख्या कितना है। यानी ये जो प्रश्न पूछा गया है कि 2011 में बिहार का जनसंख्या कितना परसेंट है, यानी भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है बिहार का जनसंख्या 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या 10.41 मिलियन यानी लगभग, और जो परसेंटेज है यानी भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च मनाया जाता है। तुरंत आपको बताएं कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक से संबंधित पूछा गया था। तो प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब इसका जो यानी कोशिका होता है यानी विकसित नहीं होता, और इसमें वास्तविक केंद्रक भी नहीं पाया जाता। वास्तविक केंद्रक कहने का मतलब है कि केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं पाया जाता, उसी को बोलते वास्तविक केंद्रक नहीं पाया। केंद्रक पाया जाता लेकिन वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, कहने का मतलब उसके झिल्ली नहीं पाया जाता। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है यानी इसके ऊपर झिल्ली पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में कौन शामिल हो जाएगा, यानी पादप जगत हो जाएगा और जंतु जगत दोनों शामिल हो जाएगा यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में कौन शामिल हो जाएगा, जो भी यानी बैक्टीरिया हो जाएगा, ये सब शामिल हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में। तो पूछा गया होगा कि कौन संबंधित है या कौन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि चावल उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पे, दूसरा स्थान पे, पहला पे चीन है। राज्यसभा में बैठक कौन बुलाता है। तो जो राज्यसभा में बैठक बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको हम ऑफिशियल डाटा बताते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CMC राज्यसभा.in यानी राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर दिया गया कि हमारे संविधान में यह उत्पन्न किया गया कि संसद में राष्ट्रपति तथा राज्यसभा और लोकसभा के नाम से ज्ञात दोनों सभाएं शामिल होगी, यानी संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है और राज्यसभा और लोकसभा। संसद की किसी भी सभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान, सत्र बुलाने कहने का मतलब हो गया बुलाने स्टार्ट करने के लिए, और सत्रावसान कहने का मतलब समाप्त करने के लिए, तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यानी यहाँ पर दिया गया इसका, यानी इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी या लोकसभा हो या राज्यसभा, सत्र बुलाने का काम जो करते हैं और सत्रावसान करने का काम करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अध्यक्षता पूछा जाता तो अलग अलग हो जाएगा। लोकसभा में अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी स्पीकर के द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा में पूछता तो उपराष्ट्रपति मेनली, यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा सभा यानी राज्यसभा का अध्यक्षता किया जाता है, यानी बैठक का सत्र नहीं बुलाया जाता, सत्र राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि BSHORD यानी वर्डशॉट क्या है। तो एक प्रकार का मिसाइल है, यानी कम दूरी का। देखिए यहाँ पास इसका भी PDF लगाया गया, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है रक्षा मंत्रालय का। DRDO ने 28 और 29 फरवरी 2024 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से जमीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, यानी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है वह, यानी एक प्रकार का वायु रक्षा प्रणाली है इस, या मिसाइल, यानी जो भी ऑप्शन होगा वायु रक्षा प्रणाली, यानी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, या इसी को बोल सकते हैं, या मिसाइल है कि 2 सफल परीक्षण किया गया। और या तो ऑप्शन में दे सकता है कि मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली या मैनपैड, यानी ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, या तो दे सकता है कि कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली या मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली या मिसाइल, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको लगाइएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये जो विकसित किया गया है, यानी यहाँ पर दिए कि अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मानव पोर्टेबल मिसाइल है, यानी मैन पैड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
यानी कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। जब पिछला बार एनालिसिस कराया गया तो उसमें कंप्लीट आपको बताया गया था, यानी पद्मश्री के बारे में। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट, आप वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पर दिया गया श्री सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में दिया गया था। बिहार से टोटल 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें 4 पद्मश्री दिया गया था, 1 पद्म विभूषण दिया गया था, 1 पद्म भूषण दिया गया था। टोटल 4 लोगों को दिया गया था और इसमें आपको कंप्लीट बताया गया था किन किन लोगों को दिया गया। एक और आप देख लीजिए। देखिए पद्मश्री जो दिया गया है, पद्मश्री दिया गया श्री अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में दिया गया था, और श्री राम कुमार मल्लिक को कला के क्षेत्र में दिया गया था। श्री सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। और यहाँ पर हो जाएगा सुश्री शांति देवी पासवान एवं श्री शिवन पासवान को कला के क्षेत्र में दिया गया था। और पद्म भूषण जो दिया गया था श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को दवा के क्षेत्र में दिया गया था। और एक पद्म विभूषण भी दिया गया था, और पद्म विभूषण किसे दिया गया था, तो श्री बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। तो आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि सुरेश किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। तो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोविड-19 का प्रथम केस भारत में कहाँ? तो केरल में मिला था। 21 नवंबर 1936 में कौन सी संधि हुआ था? तो 21 नवंबर 1936 में कौन सा संधि हुआ था? आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है, या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि 21 नवंबर डेट बताया गया कैंडिडेट के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? जो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन और चौहान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन जो घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन जो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। बिहार में टाइगर रिजर्व कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया, तो मैप के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। देखिए ये है बिहार का मैप। तो जो नेपाल से जो सीमा लगता है किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का, यानी टोटल जो जिला की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो यानी यहाँ पास ये भी पूछा जा सकता है बाद में कि यानी यूपी से पूछा जा सकता है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। तो जो यूपी से लगता है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और जो झारखंड से लगता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। और जो वेस्ट बंगाल से लगता है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। लेकिन प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि नेपाल और यूपी दोनों से सीमा कौन साझा करता है? पश्चिमी चंपारण। यूपी और झारखंड दोनों से पूछेगा रोहतास। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से पूछेगा तो कटिहार, और पश्चिम बंगाल नेपाल दोनों से पूछेगा तो किशनगंज। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए ये तो आपको हम बता दें, सुरेंद्र किशोर साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। ये सब सारा आपको बता दिया गया, और ये भी आपको बता दिया गया यानी मैन पैट। देखिए मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और ये भी पूछा गया था कि हिंदू पॉलिटी किसके द्वारा लिखा गया? तो केपी जायसवाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? केपी जायसवाल के द्वारा। द स्टोरी ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया? जोहन मैक्सिजेन और जेम्स एम बेक। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया कि बिहार सूचना आयोग को बिहार सूचना आयोग गठन कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था। यानी जो अधिनियम है 2005 का अधिनियम है, लेकिन जो गठन किया गया था 2006 में किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन सदन से हटा सकता है? यहाँ देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, उपराष्ट्रपति को सदन से कौन हटा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। अप्तलेंस की फोकस दूरी माइनस होता है। बिहार सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो आपको बताइए 2006 में किया गया था। जो अधिनियम था 2005 का था। संविधान संशोधन यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया था, या कौन सम्मिलित नहीं होगा, इस तरह से प्रश्न पूछा गया होता है। 42वां जो संबंधित है यानी 42वां संबंधित बहुत तरह से संबंधित है, यानी ये जो हुआ था 1976 में हुआ था, इसके द्वारा समाजवाद हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ जो इसका जो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी समाजवाद हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और 1976 में हुआ था, ये सब जोड़ा गया था। तो ये सुमेलित करने के लिए आपको दिया जाएगा, तो आप इसको सुमेलित कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और मौलिक कर्तव्य भी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ए भी ऑप्शन में दिया गया होगा। और जो आपको बोले कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो हुआ था, इसमें यानी जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हटाकर एक प्रकार का कानूनी अधिकार कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 73वां हो जाएगा किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। 84वां जो संविधान संशोधन है, यानी 84 नंबर का, ये 2001 में हुआ था। और ये जो इसमें कहा गया है कि 2026 तक लोकसभा का जो सीट है, इसको यानी लोकसभा का जो सीट है 2026 तक बदला नहीं जाएगा, यानी 2026 के बाद बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मादा का क्रोमोसोम, यानी मादा में सिर्फ पूछा है क्रोमोसोम कितना होता है, तो 46 ही आंसर होगा, यानी 23 जोड़ा। लेकिन अगर पूछता मादा का अंडाणु में क्रोमोसोम कितना होता, तब आंसर हो जाएगा सिर्फ 23। अगर मादा का क्रोमोसोम पूछेगा तो आंसर होगा 46, यानी 23 जोड़ा। लेकिन पूछेगा मादा का अंडाणु, यानी मादा का अंडाणु में पूछेगा तो 23 होगा, और जो नर का पूछेगा शुक्राणु में, तो भी 23 आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सोनपुर मेला को किस नाम से जाना जाता है? हरिहर मेला के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ लगता है? गंडक नदी के किनारे लगता है। स्टोरी ऑफ लॉ जॉन मैक्सिजेम के द्वारा लिखा गया। आपको हम बता दिए तुरंत कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पौधे का वृद्धि हार्मोन कौन सा? ऑक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। रक्तदाब नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है? अधिवीरिक ग्रंथि करता है, इसको एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि H2O के अणु का अर्धपरागम्य, एक कंप्लीट प्रश्न नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबसे अधिक चांदी उत्पादन होता है? तो जावर जो खदान है राजस्थान में स्थित है और सर्वाधिक चांदी उत्पादन करता है। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? यह भी आपको बताएं, KP जायसवाल के द्वारा लिखा गया। 1919-20 के दौरान किसान आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? तो स्वामी सदानंद सरस्वती। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? अगर बिहार से रिलेटेड होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी एग्जैक्ट क्या पूछा गया था कि 1919-20 के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? बिहार से रिलेटेड पूछा गया था या ऑल ओवर में पूछा गया था? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यानी जो भी प्रश्न था सारा आपको कंप्लीट करा दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।